नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 12वीं के जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ 4 जनन स्वास्थ्य का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग इससे पहले मानव जनन एवं उनके अंगों, उनके कार्यों को आप लोगों ने पढ़ा है। अभी हम लोग देखेंगे कि मानव जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। चलिए आगे देखते हैं। जनन स्वास्थ्य साधारणतः स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो सिर्फ शारीरिक रूप से या उसके जो अंग स्वस्थ हैं उसी से संबंधित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत उसका व्यवहार कैसा है, उसका इमोशनली वो कैसा है, उसकी भावनात्मक जो लगाव है या भावनात्मक जो व्यवहार से रिलेटेड जो सेक्सुअली है वो कैसा है, सामाजिक रूप से व्यक्ति कितना स्वस्थ है। तो ये एक व्यापक रूप में अर्थ प्रदर्शित करता है और WHO इसके व्यापक संदर्भों में कहा है कि वो फिजिकली भी स्वस्थ होना चाहिए, वो इमोशनली भी स्वस्थ होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है, जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से यानी फंक्शनल रूप से भी वो सामान्य हो। यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं समान होती हैं। कहने का मतलब है कि उसका जो भावना हो, उसका जो इमोशन हो और उसका जो एक्शन हो, दोनों में रिलेशन होना चाहिए, दोनों ठीक होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है। आखिर कोई व्यक्ति स्वस्थ कब कहा जाएगा। उसके जनन स्वास्थ्य अगर सही हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि वो फिजिकली भी ठीक है, उसके शरीर के सभी अंग भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रजनन संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी नहीं है, तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लिया जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकता है क्योंकि पुरुष है, अगर उसमें नपुंसकता की समस्या है, या फिर महिला है तो उसके अंदर ओवरी में कोई समस्या हो या गर्भाशय में कोई समस्या हो, या फिर गर्भधारण करने के पश्चात किसी प्रकार की समस्या आ रही है, या प्रसव से संबंधित कोई समस्या आ रही है जो कि हमारे सेक्सुअल हेल्थ से संबंधित है, तो इसका कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और हम संतान को जन्म देने में कठिनाई होती है। तो इसका बहुत संबंध है कि हम जनन स्वास्थ्य को जानें, समझें और हम सेक्सुअली एक स्वस्थ रहें। इसे पाने के लिए कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जनन स्वास्थ्य को सही रखने के लिए वो क्या करें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जानकारी के अभाव में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं या फिर देर हो जाती है। जैसा कि प्रसव के दौरान खास करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर के संपर्क में रहने से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, या फिर प्रसव उपरांत हो, बच्चों का कैसे केयर करना है। इससे क्या होगा कि बच्चे स्वस्थ रहेंगे और जच्चा बच्चा को किसी भी ढंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हमें जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीज़ है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, अगर हम लोग वर्तमान समय में देखें तो लोगों में जनन स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की काफ़ी कमी है। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें डॉक्टर से कब मिलना है, हमें कौन सी जानकारी कब प्राप्त करनी है। इसलिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी होता है। लिंग संबंधी पहलुओं के बारे में मिथ्या और गलत अवधारणाओं की अधिकता है। इसके कारण भी
समाज में कई तरह की समस्याएं आती है, जैसा कि हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है। लोगों के मन में या समाज में ऐसी प्रचलित धारणा है, कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि समाज में लड़कियां बोझ है या लड़कियों के जन्म होने से एक समाज में माता पिता के सर के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जिसके कारण भी कन्या भ्रूण हत्या होती है। ये कहीं ना कहीं कानूनन अपराध है और इसके लिए सरकार के द्वारा भी कानून बनाया गया है। तो ये जो मिथ्या और गलत धारणा है, इसको रोकने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो जन्मजात और लैंगिक समस्या है, इसको भी लेकर हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। जो अभी एक समस्या के रूप में हमारे सामने है, उसी ढंग से इनफर्टिलिटी की समस्या है, जो कि जन्मजात भी हो सकता है या फिर जन्म के बाद भी हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। यौन संचारित रोगों यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज का सामान्य रूप से उत्पन्न होना, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से होते हैं, जैसे कि एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। तो ये इनके प्रति भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ बाल विवाह, और इस तस्वीर के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि बाल विवाह को किस तरह से प्रतिबंध किया गया है। कानून भी है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का अगर शादी करता है तो वो कानूनन अपराध है। इसके लिए माता पिता भी दोषी हैं, समाज के सभी वो लोग दोषी हैं जो इसको प्रोत्साहित करते हैं। तो बाल विवाह किसी भी स्तर पर मान्य नहीं है। इससे बाल विवाह करने से जब जच्चा बच्चा को हमेशा खतरा बना रहता है, साथ ही साथ गर्भपात की भी समस्या हम देखी जाती है। तो जनन स्वास्थ्य अगर हमारा सही रहे, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम इन सब पहलुओं पर ध्यान दें। चलिए आगे देखते हैं। जनन स्वास्थ्य से संबंधित कार्यनीतियाँ। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन, जिसे अब परिवार कल्याण के नामों से जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई। ये पूरे देश में लागू किया गया था और इसका अब और विस्तार पूर्वक जो क्रियान्वयन है पूरे देश में चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। पिछले दशकों में समय समय पर इसका आवधिक मूल्यांकन भी किया जाता रहा है। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों में इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत और व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन और बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, को चलाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में जन सामान्य को जागरूकता पैदा करने हेतु और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। ये राज्य सरकार के स्तर पर भी और केंद्र सरकार के स्तर भी जो जनन स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। आप इसका लाभ लेने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जा सकते हैं। साथ ही साथ आंगनबाड़ी सेविकाओं, आशा बहू के द्वारा भी इसके बारे में लोगों को बताया जाता है। ANM के द्वारा भी इसकी जानकारी दी जाती है और हर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी डॉक्टर मौजूद होते हैं जो इसके बारे में विस्तृत जानकारी लोगों को उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट, जनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का उद्देश्य। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है। जनन स्वास्थ्य संबंधी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित कार्यक्रमों के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि एक उत्तरदायित्वपूर्ण, सुरक्षित, संतोषजनक और जननिक जीवन को सुरक्षित करना। अर्थात हम एक ऐसे जीवन को जिए जिसमें कि एक उत्तरदायित्व हो, हम कब करें और हम अगर गर्भ धारण करना है तो उसे कब लें, हम बच्चा को जन्म कैसे दें,
हमें प्रेगनेंसी को कैसे मेंटेन रखना है, बच्चों को केयर कैसे करना है। हमें एक ऐसी कार्य योजना के तहत काम करना होगा जिससे कि शिशु मृत्यु दर कम हो, मातृ मृत्यु दर कम हो। साथ ही साथ हमें डॉक्टर के द्वारा सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के अनुसार ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हमें दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों के द्वारा जागरूकता फैलाना होगा। साथ ही साथ कुछ प्रिंटेड मटेरियल्स जैसे अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, उसकी सहायता से भी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन के द्वारा जनता के बीच में जनन संबंधी सभी पहलुओं पर जागरूकता बढ़ाने के लिए उपाय सुझाए जाते हैं। लोगों को इसके लिए जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके वैसे लोग जिन तक स्वास्थ्य संबंधी, जनन स्वास्थ्य से संबंधित बातों की जानकारी नहीं होती है, उन तक जागरूकता फैलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। विभिन्न सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, निकट संबंधी, शिक्षक और मित्रों की भी भूमिका अहम होती है। इसके लिए जो हमारे वैसे रिश्तेदार या वैसे निकटवर्ती लोग जिनको पहले से जानकारी है, खास करके वैसे लोग जो सीनियर्स होते हैं, जो डॉक्टर के संपर्क में होते हैं या जो पहले माता पिता बन चुके हैं, या फिर वैसे लोग जो जनन स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं, उनका यह दायित्व होता है कि वो अपने जो नज़दीकी लोग हैं, उनके संपर्क में जो लोग हैं, उन्हें यह जानकारी प्रदान करें। और साथ ही साथ विद्यालय में जो शिक्षक हैं, उनका भी यह दायित्व है कि अपने विद्यालय के सभी बच्चों तक जनन स्वास्थ्य से संबंधित सही जानकारी सही समय पर दें, ताकि वे आगे चलकर जब माता पिता बने या फिर उनके संपर्क में जो लोग हैं जिनको इस चीज़ की आवश्यकता है, उनको वह सही जानकारी दे सकें। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके। यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें, उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। अक्सर जो किशोरावस्था उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें ऐसा देखा जाता है कि वे गलत आदतों के कारण या गलत संगति के कारण वे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, वे रास्ते से भटक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो बाज़ार में या फिर अन्य कहीं पर दीवारों पर बड़े बड़े इश्तहारों को देखकर वे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। या फिर आप लोग देखते होंगे कि छोटे शहरों में एक जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो मजमा लगाकर अपना सामान बेचता है, उसके पास वो जाता है और गलत दवाई का उपयोग करता है। तो हम अगर किशोरावस्था में ही विद्यालय में बच्चों को सही जानकारी दें, तो इससे क्या होगा, उसे अपने जनन स्वास्थ्य को समझने का सही अवसर मिल पाएगा और वह रास्ता भटकने से बच सकेगा। इस तरह से विद्यालयों में सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था और उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों जैसे एड्स बीमारियों के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध कराना। किशोरावस्था एक उमंग और तरंग की अवस्था होती है। इस उम्र में लोगों के मन में हलचल और हार्मोनल चेंजेस के कारण उसके मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। शरीर में होने वाले परिवर्तनों के कारण वह अपने आप को समझ नहीं पाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। इसलिए ज़रूरी होता है कि इस उम्र में उसे सही जानकारी दी जाए ताकि वह आगे चल के सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं को जी सके, यौन संचारित रोगों से बच सके। कई बार ऐसा देखा गया है जो यौन संचारित रोग होते हैं जैसे कि एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, तो ये सब गलत संगति में या फिर कुसंगति में पड़ने के कारण भी हो जाता है। इसलिए यौन संचारित रोगों के बारे में भी बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। खास करके किशोर आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उन्हें चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबों को जनन स्वास्थ्य के बारे में बताना अति आवश्यक है। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जनन योग जो फर्टाइल जोड़ी हैं, जो
नर और मादा यानी मेल और फीमेल हैं, या फिर वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है, जो जल्द ही विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं, उन्हें बताने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरह से वे अपने जनन स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं, या फिर अगर वो कुछ दिनों के लिए चाहें तो बच्चा जन्म देने से खुद को रोक सकते हैं। तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं, परिवार नियोजन के कौन कौन से विकल्प हैं, उसके बारे में हम लोग को बताने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो गर्भवती माता हैं उनको भी बताने की ज़रूरत है कि गर्भावस्था के दौरान किस तरह से वो अपनी देखभाल कर सकते हैं, अपने गर्भस्थ शिशु की देखभाल कर सकते हैं, उन्हें कब और कितनी बार डॉक्टरों से मिलना है, कब टीका दिलवाना है, माँ और बच्चों को प्रसव उपरांत भी देखभाल करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ स्तनपान के महत्व को समझाना है। तो कुल मिलाकर हम लोग देखें तो गर्भधारण करने से लेकर प्रसव तक और प्रसव के उपरांत भी डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए ज़रूरत होता है कि हम जनन स्वास्थ्य से संबंधित हर एक चीज़ को खुलकर बताएं और सही सही जानकारी हर लोगों तक पहुंचाएं। इसके बारे में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं। नेक्स्ट, लड़का और लड़की समान रूप से इस महत्व को समझें। इसके लिए ज़रूरत है कि हम समान अवसर दें, साथ ही साथ उनको जागरूक करें। लोगों को जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों, जनन अपराधों, यौन दुरुपयोग, सामाजिक उत्पीड़नों आदि के प्रति जागरूक करना, जिससे कि वे इन बुराइयों से बचकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। आए दिन हम लोग देखते हैं कि समाज में कई ऐसे अपराध हो रहे हैं जो कि यौन से संबंधित है, यौन उत्पीड़न से संबंधित है। इसलिए ज़रूरत होता है कि हम इस चीज़ की जानकारी हर युवा एवं युवती यानी किशोर एवं किशोरी को सही समय पर दें, ताकि वह एक सुरक्षित यौन संबंध बना सकें और उनका जो अपना जीवन स्तर हो उसमें एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल सके। वे किसी भी अपराध की चपेट में ना आए और ना ही उनके जो निकटवर्ती या उनके जो सगे संबंधी या फिर उनके जो संपर्क में व्यक्ति हैं वो आ सके। इसलिए ज़रूरत है कि हम हर व्यक्ति को इस चीज़ की जानकारी दें, यौन अपराध क्या है, किस तरह से व्यक्ति यौन अपराध के चक्कर में फंस जाते हैं, समाज में किस तरह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हर चीज़ों के बारे में हर लोगों के बीच में व्यापक रूप से जागरूक करने की ज़रूरत है। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर भौतिक संसाधनों की सुविधा तैयार करना। अब ज़रूरत होती है कि हम जब जनन स्वास्थ्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो जो इसके विषय विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको बुलाएं, उनसे लोगों को ट्रेनिंग दिलवाएं, या फिर वैसे लोग जो इस लोकल एरिया में भी हैं तो उनसे डोर टू डोर जाकर या फिर किसी ऐसे जगह पर जहां पर वो मीटिंग करके लोगों को जागरूक कर सकें, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा हो, चाहे एएनएम के द्वारा हो, आशा बहू के द्वारा हो, या फिर विद्यालय में बच्चों के बीच कार्यक्रम के द्वारा हो, वहाँ पर जागरूक करने की ज़रूरत है। इसके लिए जो भी भौतिक संसाधन की ज़रूरत है उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए, इसके लिए सुविधा प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट, लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे प्रेगनेंसी, प्रसव, यौन संचारित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, आवर्त चक्र संबंधी समस्याओं, बांझपन आदि के बारे में चिकित्सीय सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना। प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर किसी को जानकारी होना चाहिए कि उसे 2 बच्चों के बीच में कितना अंतराल रखना है, उसे कब गर्भधारण करना है, गर्भधारण करने के उपरांत उन्हें किन किन चीज़ों के बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है, उन्हें खान पान, उनको कब रेस्ट लेना है, कब डॉक्टर से मिलना है, कब टीका दिलवाना है। इन सब चीज़ों के लिए उन्हें हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहने की ज़रूरत है। कई बार जो बांझपन को लेकर समाज में जो मिथ्या धारणा बनी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति बांझपन है तो उसका चेहरा देखने से अशुभ माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को
अगर शादी के 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अगर बच्चा उसे नहीं हो रहा है, तो फिर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। तो ज़रूरत है कि हम इसके पीछे का जो फैक्ट्स है, इसके पीछे की जो सही-सही जानकारी है, वह लोगों तक पहुँचाएँ और डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर जो उनको सही सलाह दे, उसके अनुसार अपना उपचार कराएँ। कई बार ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को लगातार 3-4 लड़की हो रही है, जन्म ले रही है, तो फिर लड़का की चाहत में वो जो पुरुष होता है वो दूसरी शादी कर लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का जन्म नहीं लेने के कारण उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो समाज में व्याप्त जो समस्या है, उसका वैज्ञानिक समाधान कैसे निकाला जाए, और उसका एक ही उपाय है कि हम उसे सही-सही जानकारी दें। साथ ही साथ एबॉर्शन की समस्या है, जो गर्भपात की समस्या है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति 3-4 महीने से गर्भवती है और मालूम चला कि उसे गर्भपात हो गया। तो उसे डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। डॉक्टर के देखरेख में अपना जो गर्भावस्था का जो पीरियड है उसे व्यतीत करना चाहिए। उसे क्या ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, या फिर प्रसव के उपरांत भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि सही देख-रेख नहीं होने के कारण भी बच्चे कुपोषित हो जाते हैं या बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। इसलिए जनन स्वास्थ्य का महत्व हर व्यक्ति के जीवन में है। समय-समय पर बेहतर तकनीकों और नई कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना, जिससे लोगों को अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती भ्रूण हत्या पर रोक के लिए लिंग जांच परीक्षण, जिसे एमनियोसेंटेसिस जांच कहते हैं, इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, इस पर प्रतिबंध है। लेकिन अगर कहीं भी ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई व्यक्ति चोरी छुपे लिंग जांच करवाता है, तो जो व्यक्ति लिंग जांच कराता है उस पर भी और डॉक्टर पर भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। लिंग जांच कराना कानूनन अपराध है। तो इससे कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यहाँ पे हम एक चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि किस तरह से अल्ट्रासाउंड करके बच्चों का लिंग का पता लगाया जाता है, क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु होता है, जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं, उसमें एक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के यह पता लगा लिया जाता है कि वहाँ जो गर्भ में शिशु पल रहा है, भ्रूण जो विकसित हो रहा है, वह लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो फिर उसे जन्म लेने से पहले ही, इस संसार में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसे रोकने के लिए ही, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, और यह कानूनन प्रतिबंधित है कि कोई भी व्यक्ति लिंग जांच नहीं करा सकता है। इस विधि में जो एमनियोसेंटेसिस है, इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि आनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सब चीज़ों का भी पता लगाया जाता है। लेकिन इसका मिसयूज़ तब होता है जब हम लिंग जांच करते हैं। तो इसका मिसयूज़ नहीं करना है, बल्कि इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। व्यापक बाल प्रतिरक्षण टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेकर जन्म के बाद और भी इसको टीकाकरण किया जाता है, ताकि वह उस संबंधित रोग के होने से पहले ही उसका उपचार हो सके, वो बच सके। जैसे कि BCG का टीका लगाया जाता है, पोलियो का ड्रॉप उसे दिया जा रहा है, इसी ढंग से टेटनस का टीका पड़ता है। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चों को कब टीका देना है, किस उम्र में देना है, कहाँ पर देना है, और इसके लिए जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इसके द्वारा भी समय समय पर जागरूक किया जा रहा है। लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, जनन संबंधी विभिन्न
अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश के सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने और कार्यशील प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने का काम कर रही है। यहाँ हम तस्वीर CDRI लखनऊ का देख रहे हैं, जो कि सबसे पहले भारत में सहेली नाम का गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार किया था। यह भारत का पहला ऐसा था गर्भ निरोधक गोली जो कई सारे ऐसे लोगों को अनचाहे गर्भ को रोकने में मदद किया था। तो ये CDRI का बिल्डिंग दिख रहा है। ये CDRI जिसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, केंद्रीय औषध अनुसंधान केंद्र, ये पहला गर्भ निरोधक गोली सहेली बनाया था। ये लखनऊ में स्थित है। यौन संबंधी मामलों में बेहतर जागरूकता, अधिक से अधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव और बेहतर प्रसव उपरांत देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में या फिर समय पर चिकित्सीय सहायता नहीं उपलब्ध होने के कारण भी जच्चा बच्चा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसे सही समय पर सही इलाज मिलता है, डॉक्टरी सलाह दी जाती है, उसे बेहतर सुविधा दी जाती है, तो एक स्वस्थ प्रसव भी होता है और इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट देखने को आई है। इसके लिए लोगों को काफ़ी जागरूक किया जा रहा है। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो पहले गांव घर में ही प्रसव हो जाता था और कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि प्रसव के दौरान ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने से कई सारी माताओं का देहांत हो जाता था, दम तोड़ देती थी। आज उसमें भारी कमी आई है और इसके लिए आशा बहू के द्वारा, आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा बार बार जागरूक किया जाता है। उन्हें नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर की निगरानी में प्रसव होने के कारण उन्हें असमय मृत्यु होने से बचाया जाता है। बच्चा भी स्वस्थ रहता है और माता भी स्वस्थ होती हैं, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाती है। इससे जो छोटे परिवार हैं उनकी संख्या और बढ़ी है, उनकी संख्या बढ़ी है, उनके जड़ मजबूत हुए हैं, क्योंकि छोटे परिवारों में यह अक्सर समस्या देखने को मिलती है कि उनके घर में लोगों की संख्या कम है। वैसी स्थिति में उनके केयर करने वाले या फिर जो सीनियर्स हैं जिनके द्वारा जनन स्वास्थ्य संबंधी जो सहायता या जानकारी उपलब्ध कराया जा सकता था उसकी कमी होती थी। लेकिन डॉक्टर के द्वारा या फिर सामुदायिक स्तर पर जो ANM या फिर आशा बहू के द्वारा जो सुविधा दी जाती है उसके कारण उनमें काफ़ी अच्छी सकारात्मक सुधार देखने को मिला है। यौन संचारित रोगों को सही जांच पड़ताल और देखभाल लगभग सभी जनन स्वास्थ्य समस्याओं हेतु विकसित चिकित्सा सुविधाओं के होने से बेहतर समाज और बेहतर जनन स्वास्थ्य के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से जनन स्वास्थ्य को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, मेडिकल सुविधा दी जाती है, इससे लोगों के जनन स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है और पहले की अपेक्षा अब जच्चा बच्चा भी स्वस्थ हो रहे हैं, प्रसव उपरांत भी उन्हें ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इससे एक बेहतर समाज का निर्माण हो रहा है और बच्चे कुपोषित भी नहीं हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर व्यक्ति को इसकी जानकारी दें, इसके लिए उसे जागरूक करें और उन्हें स्वास्थ्य मुहैया सही समय पर उपलब्ध कराएं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो बेसिक बातें थी इसको हम लोगों ने देखा कि जनन स्वास्थ्य क्या है, जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं, जनन स्वास्थ्य संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं, जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है, सरकार के द्वारा इसकी क्या स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, कौन कौन सी कार्य योजनाओं पर क्या काम किया जा रहा है और हमारे समाज में कौन सी समस्याएं व्याप्त हैं जिसका सही समय पर जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने एक अपना समझ विकसित किया। आगे हम लोग इससे आगे देखेंगे। धन्यवाद।